नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। आज एक ऐसे मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं जो बेहद संवेदनशील है। ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में हर अभिभावक, हर शिक्षक और समाज में हर वर्ग को इस पर चर्चा करनी चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी आने वाली पीढ़ी से जुड़ी हुई है, युवाओं से जुड़ी हुई, देश के भविष्य से जुड़ी है। उससे पहले केंद्र सरकार की एक एजेंसी है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और उसी के आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में नाबालिगों में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ी है और हर साल 30,000 से ज्यादा नाबालिग किसी न किसी अपराध में शामिल हैं। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है जिसमें सभी आरोपी नाबालिग हैं और ये घटना दिल्ली के हौज खास इलाके की है और इस घटना को अंजाम देने वाले सभी बच्चे 12 से 14 साल के हैं। पुलिस के मुताबिक इन आरोपी बच्चों ने अपने स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के साथ रास्ते में सबसे पहले उसे रोका और फिर उसके साथ गलत हरकत की। 3 आरोपी बच्चे उसको सुनसान जगह पर ले गए, चाकू की नोक पर उसके साथ बदसलूकी की। यही नहीं रुके आरोपी, उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का यौन शोषण भी किया और उसका वीडियो बना लिया। पीड़ित बच्चे ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी बच्चों ने उसकी जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, आरोपी बच्चों ने ये सब करने के बाद पीड़ित बच्चे को किसी से कुछ न कहने की धमकी भी दी। बच्चा घर लौट आया और उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन 28 जनवरी को आरोपियों ने यौन शोषण का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया और ये वायरल वीडियो पीड़ित बच्चे के परिवार के पास पहुंचा। आरोप यह भी है कि ये वीडियो आरोपी बच्चे ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया। मामले की तूल पकड़ने के बाद पीड़ित बच्चे के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। नाबालिग बच्चों पर कई धाराओं के तहत, पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है और सभी नाबालिग आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। सभी आरोपी 12 से 14 साल के हैं। वारदात के लिए इन बच्चों ने सब्जी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल किया था और कहा यह जा रहा है कि दूसरे स्कूली बच्चों के बीच अपना दबदबा कायम करने के लिए ही इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस फिलहाल तमाम पहलुओं से जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने हर उस मां बाप को झकझोर कर रख दिया है जिनका बच्चा स्कूल जाता है। दक्षिणी दिल्ली के हौज खास थाना इलाके से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां से एक 14 साल के बच्चे की मां ने दिल्ली पुलिस के इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया और बताया कि कुछ लड़कों ने उनके बच्चे के साथ अश्लील हरकत की है, जिसके बाद फौरन पुलिस पहुंचती है उस बच्चे के घर। ये कॉल की गई थी 29 जनवरी की शाम तकरीबन 6:30 बजे के आसपास, जिसके बाद जब घर पुलिस पहुंची तो मां ने अपने मोबाइल में आए एक वीडियो को पुलिस कर्मियों को दिखाया। उस वीडियो में वो पूरी अश्लील हरकत कैद की गई थी और ये वीडियो कोई और नहीं बल्कि एक आरोपी बच्चे ने ही बनाया था। जिसके बाद पुलिस ने उस बच्चे से जब जानकारी मांगी तो पता चला कि 29 की शाम जब वो खेल करके वापस अपने घर की तरफ आ रहा था तो जो किचन नाइफ होता है वो दिखा करके 3 बच्चे जिनकी उम्र 12 से 14 साल है, उन तीनों ने उसके साथ गलत हरकत की और उसके बाद उसे बच्चे को डराया भी और कहा कि घर पे किसी को नहीं बताओगे। जिसके बाद वो बच्चा डर गया था, लेकिन अपने जब घर गया इसी दौरान एक ने उस पीड़ित बच्चे की मां के मोबाइल पर वो वीडियो भेज दिया जो उसने बनाया था। जिसके बाद मां ने पुलिस को कॉल किया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो के अलावा दूसरी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस, चूंकि आरोपी 12 से 14 साल के बच्चे हैं, इसलिए पुलिस इस पूरे मामले में जो बच्चों के लिए कानून है उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन रितेश मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली।
और इस घटना के सामने आने के बाद हर कोई सन्न है, सवाल भी उठ रहे हैं कि इतनी कम उम्र में इतना संगीन गुनाह कोई बच्चा भला कैसे कर सकता है। चिंताएं बच्चों की समझ और उनकी सोच को लेकर हैं। और जिस तरह से 12 से 14 साल के नाबालिग बच्चों ने अपने ही स्कूल के 14 साल के नाबालिग बच्चे के साथ यौन हिंसा की है, उसके बाद सवाल कई पूछे जा रहे हैं कि आखिर कसूर किसका है। क्या इन बच्चों का झगड़ा स्कूल से ही चल रहा था? दिल्ली के जिस स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं, क्या झगड़े के बारे में उन्हें पता था? सवाल यह भी है कि जिन बच्चों ने इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया है, उनके माता पिता को क्या अपने बच्चों के इस रवैये के बारे में कुछ पता है? और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि बच्चों को संभालने के लिए और उन्हें सही रास्ता दिखाने के लिए कौन जिम्मेदार है? परिवार के साथ साथ स्कूल और समाज। तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल यह भी कि क्या सोशल मीडिया इसके लिए कसूरवार है? ऐसे मामलों में कुछ लोगों के लिए ब्लैकमेलिंग और धमकी देने का एक टूल कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बनता जा रहा है, तो इस पहलू पर भी हम चर्चा करेंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि नाबालिग बच्चों में बढ़ती आपराधिक प्रवृत्ति की ये कोई पहली और अनोखी घटना हो। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़ों की तरफ गौर करें तो आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में नाबालिगों के अपराध की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है। हर साल नाबालिगों के खिलाफ 30,000 आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। 35,000 से ज्यादा नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 10 में से 9 नाबालिगों पर दोष भी साबित हो जाता है। एनसीआरबी का ये चौंकाने वाला आंकड़ा है और वो ये भी बताता है कि 2021 में आपराधिक मामलों में 37,444 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से 31,756 नाबालिग ऐसे हैं जो कि अपने माता पिता के साथ रहते हैं। वहीं 3,496 नाबालिग अपने किसी गार्जियन के साथ रहते हैं। 2,191 बेघर हैं और आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2021 में हर दिन नाबालिगों के खिलाफ 85 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज किए गए, जबकि 100 से ज्यादा को हर दिन गिरफ्तार किया गया है। ये एक ऐसे आंकड़े हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर हमारे देश का भविष्य, बच्चे किधर जा रहे हैं, ये सोच आखिर क्यों बिगड़ती जा रही है, ऐसी सोच क्यों होती जा रही है और इन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ माता पिता की है? कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है? आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर निशा खन्ना साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं, बरखत रेहन सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, रुचिका राय मदान एजुकेशनिस्ट हमारे साथ है, रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, लॉयर और एक्टिविस्ट। सबसे पहले रुचिका जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं। आज के मामले को अगर हम देखें, इसके अलावा हमने एनसीआरबी के तमाम आंकड़े भी दिखाए हैं, लेकिन आज के मामले को अगर हम बेस बनाते हैं तो आप देखिए कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। माँ बाप बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे, लेकिन बच्चे कहाँ जा रहे हैं कुछ नहीं पता। और वो भी इस तमाम बच्चे नाबालिग हैं और उनको हर हथकंडे, हर टूल के बारे में पता है। क्या लगता है कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसके लिए अगर मैं बात करूं तो जिम्मेदार सिर्फ एक ही कोई नहीं, हम इसको कहीं पे ठहरा सकते हैं। जिम्मेदारी यहाँ पे हम सबको अपनी लेनी है। मैं कहीं पर भी यहाँ पीछे नहीं हटूंगी कि स्कूल की अपनी एक जिम्मेदारी नहीं है या उनमें पढ़ाते हुए जो हमारे शिक्षक गण हैं उनकी जिम्मेवारी नहीं है, और वो भी नहीं कि जो शिक्षक उनको सिर्फ पढ़ा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ कुछ ऐसे जैसे हमारे स्पोर्ट्स के टीचर्स हैं, हमारे म्यूजिक के टीचर्स हैं, वो सब हर वक्त हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स हैं, वो सब जो को करिकुलर एक्टिविटीज के टीचर्स हैं वो भी इन चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ पे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, वो भी इन चीजों पे ध्यान देते हैं। कोई ये जरूरी नहीं है कि जिस कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है सिर्फ उसी का जो शिक्षक है वो उस पर ध्यान दे रहा है। तो इसमें हम सब, चाहे हम प्रिंसिपल से लेके कहीं तक भी, जब वो बच्चा स्कूल में एंटर हो गया तो वो हमारी जिम्मेवारी है। अगर वो घर यहाँ से वापस भी जा रहा है तो अगर उसमें कहीं हमें कोई चीज दिख रही है कि किसी बच्चे में कोई कमी है तो हमारी ही ये ड्यूटी बनती है बिल्कुल स्कूलों की कि हम उन पे गौर करें, ध्यान दें और उस पे दें। पर यहाँ पे जब शिक्षा का रोल, बच्चे घर जाते हैं तो वैसे ही उसी समय पे माँ बाप की भी वही जिम्मेवारी है कि माँ बाप, भाई बहन, कोई भी उनके रिश्तेदार, चाचा चाची या किसी से भी मिलना जुलना। क्योंकि अब जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग, सिर्फ माँ बाप जो हैं वो अपने कार्यों में व्यस्त हैं, घर आने के बाद भी वो खुद ही अपने गैजेट्स की दुनिया में अगर घुमे हुए हैं,
तो वहां हमें ज्यादा परेशानी आती बरखा है। जी, वही अगर पूरा मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि चर्चा इस मुद्दे पर बहुत गहन से चर्चा करने की जरूरत है और इसीलिए मैं तमाम अपने पैनलिस्ट को इंक्लूड कर लेती हूँ। उसके बाद हम इस पर चर्चा भी करेंगे। बरखा जी, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर मैम ने बोली है कि आप देखिए कि बच्चे, क्योंकि पहली बात माँ बाप दोनों व्यस्त हैं, वक्त नहीं है, आजकल देख रहे हैं हम, पहली बात तो न्यूक्लियर फैमिलीज, दूसरा हस्बैंड वाइफ वर्किंग, और तीसरा गैजेट्स से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। क्या आप गैजेट्स को एक बड़ा कारण मानती हैं कि बच्चों में इस तरह की प्रवृत्ति आ जाती है, या फिर नाबालिग बच्चे, या फिर 13 से 14? और देखिए ये जो घटना है बरखा जी, सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि दूसरे स्कूल में इन बच्चों का दबदबा बने, इसलिए उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। और उनको पता है कि वीडियो कैसे बनाना है, वीडियो कहां पर डालना है, यहां तक कि अपने स्टेटस तक पर वो वीडियो डाला हुआ है। बिल्कुल, आप लोगों को बताना चाहूंगी, अभी 2022 की बात है, सितंबर महीने में भी एक लड़के के साथ, जो कि सिर्फ 11 साल का था, ऐसे ही यौन शोषण बहुत बर्बरता के साथ किया गया। उसके बाद उसको ईंट से मारा गया और आखिरी वेंटिलेटर पे रहते हुए एलएनजेपी हॉस्पिटल में वो बच्चा मर गया। तो ये जो यौन शोषण के जो अपराध है, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और खासकर इसमें देखा गया है कि पहले सिर्फ बात होती थी लड़कियों की, अब यहाँ पर लड़के बहुत शिकार हो रहे हैं और होड़ लगी हुई है कि ऐसा अपराध करने के बाद उस वीडियो को अपलोड करें हम सोशल मीडिया साइट्स पे, चाहे वो स्टेटस हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो। इंस्टाग्राम्स पे ऐसी रील्स वायरल की जाती हैं। तो सबसे बड़ा तो ये है जो सोशल मीडिया का गलत यूज हो रहा है, जो मिस यूज हो रहा है, वो बहुत उसको रोकने की जरूरत है। जैसे ही कोई ऐसी वीडियो आए उसे चिन्हित करने की जरूरत है। सरकार को बड़ा कदम लेना चाहिए इस ओर, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये एक आग की तरफ फैल रही हैं और इससे कई लाइफ जो है तबाह हो रही है। कई बार आपने देखा होगा, यहाँ तो लड़के का केस है, कई बार लड़कियों की ऐसी वीडियोस अपलोड की जाती है और उन्हें कहा जाता है कि अपलोड करने से पहले बोला जाता है कि या तो आप इतने पैसे दे दीजिए या जो भी उनकी मांगे उसके ऊपर घुटने टेक दीजिए, नहीं तो उसे वीडियो को वायरल किया जाएगा। तो इसको एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है और मौज मस्ती से बढ़कर इसे देखना चाहिए, क्योंकि जिस माता पिता की संतान, जो मैं आपको 22 का कोट कर रही हूँ, वो मैं खुद एलएनजेपी हॉस्पिटल में रोज जाती थी और प्रार्थना करती थी कि बच्चा इतना सुंदर बच्चा 11 साल का मर गया। तो ऐसे अभी ये माता पिता भी जिन्होंने शिकायत दर्ज की, वही बात है बरखा जी, देखिए डर इसी बात का है। अभी तक हम कहते थे कि बेटियां, लेकिन अब तो बेटे भी सुरक्षित नहीं। और पिछले दिनों की अगर हम बात करें, आपने एक आंकड़ा यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल भी दिया है, आंकड़े लगातार बता भी रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ जा रही है हमारी सोसाइटी, हमारे बच्चे किधर जा रहे हैं। निशा जी, बहुत जरूरी है इस बात पर चर्चा करना और सोचना, कैसे सोच बदलती जा रही है। क्यों बच्चा 12 साल कोई उम्र नहीं होती है, और 12 साल की उम्र में बच्चे को जहां स्कूल, किताबें, इन सब का ज्ञान होना चाहिए, बच्चे को सोशल मीडिया का पूरा ज्ञान है, कैसे उसको अपराध को अंजाम देना है, ये सब कुछ उस बच्चे को पता है। कहां जा रही है सोसाइटी? देखिए, समय पहले ना एडोलसेंट्स और टीनेजर्स के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। जो आपने उम्र बताई है, उस उम्र में बच्चों में क्यूरियोसिटी और एक्सपेरिमेंटेशन करने की आदत होती है, उनमें एक जागरूकता होती है कि मुझे इस चीज को जानना है, इसको कैसे करना है। तो कई बार इस वजह से वो गलत रास्ते पर चलते हैं। दूसरा, इम्पल्सिविटी और अग्रेशन एक अलग बिहेवियर होता है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में भी उन्होंने चाकू की नोक पर उस बच्चे को डराने की कोशिश की, उसको बच्चे को धमकी दी। तो आप समझ सकते हैं कि इम्पल्सिव बिहेवियर भी एक बहुत बड़ा रीजन है, और साथ ही साथ इमेच्योरिटी, क्योंकि अगर हम मेच्योर होंगे तो ऐसी हरकत करेंगे नहीं, हम सही और गलत के बारे में ज्ञान देंगे। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी हमारे लिए आइडियल होते हैं और स्कूल भी मेजर रोल प्ले करता है, हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। और आप जब ऐसी स्थिति के बारे में, ऐसे केसेस के बारे में बात करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि हमारी सोसाइटी का हर एक पर्सन कहीं ना कहीं जायज या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रिस्पॉन्सिबल है। तीसरी चीज, डेलिक्वेंसी और जो अग्रेशन की जो भावना आती है, या जो बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं, उनके ट्रेट्स आपको कुछ समय पहले से ही दिखने शुरू हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, उन बच्चों को खुद साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि आज हम इंटरनेट के माध्यम से हैं, तो बच्चों को सेक्सुअल मटेरियल इजी से मिल जाता है। इजी से वो इंस्टाग्राम, फेसबुक
गूगल के थ्रू, पॉर्न वेबसाइट्स पर, या ऐसा मटेरियल, इवन नेटफ्लिक्स जैसे जितने भी चैनल्स हैं, हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे सेक्सुअल कंटेंट को परोसा जाता है, उसमें एज लिखा जाता है, पर कहीं ना कहीं वो बच्चे उस चीज को पेरेंट्स से छुप कर उन चीजों में, क्योंकि क्यूरियोसिटी की भावना है, तो इन चीजों को जानने की कोशिश। लेकिन डॉक्टर निशा देखिए, हम जिन हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर मैं किसी भी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ये है कि ये हम अगर स्पेसिफिक घटना की बात करें और इसके साथ कि मैं दूसरे मामलों की भी बात करूं जिससे बरखा जी एग्री करेंगी, रेखा जी भी हमारे साथ आ चुकी। रेखा जी, मैं आप ही के पास आती हूं कि ऐसी और घटनाओं का भी अगर हम जिक्र करें तो देखिए, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ स्कूल्स, पर्टिकुलरली मैं गांव देहात के कुछ ऐसे स्कूल्स की बात करूंगी जहां पर कहने को तो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं लेकिन टीचर्स वहां पर नहीं आते, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माँ बाप अपनी तरफ से कहते हैं कि बच्चे स्कूल भेजे जा रहे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वहां पर कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और वहां पर इस तरह की सोच बहुत ज्यादा। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि एडोलेसेंट एज है, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन वहां पर तो उनके पास गैजेट्स भी नहीं है, बावजूद इसके इस तरह की प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। रेखा जी। जी बिल्कुल शर्मनाक बात है कि जिस तरीके से हो रहा है। मैंने निशा जी की बात को भी सुना। इसके अंदर इतना दुख की बात है कि इतने पुख्ता कानून होने के बाद में भी ऐसा नहीं कि हमारे देश में कानूनों की कमी है या वो किसी भी तरीके से लचर हैं। पुख्ता कानून बने हुए हैं, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन है जो उनकी कानूनों की सही तरीके से नहीं हो पाती। रेखा जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। देखिए, कानून वो तो एडोलेसेंट एज है, उस बच्चे को तो पता ही नहीं कि ऐसा कोई कानून है भी या नहीं। हाँ, उनके माँ बाप को जरूर पता है, और बहुत सारे केसेस रेखा जी ऐसे जहां पर ना तो टीचर्स को ना ही अभिभावकों को इस बात का इल्म है कि हमारा बच्चा किधर जा रहा है। आप कानून की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जुवेनाइल कानूनों की बात करें वो तो तब पता चलता है कि जब बच्चा फंस गया, लेकिन जब उस रास्ते पर शुरू हुआ चलना तब तो उसको कुछ नहीं पता इन चीजों के बारे में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा मेरे को, और मैं इसीलिए ये बोल रही थी कि जो कानूनों की जो मैं बात कर रही थी, मैं यही कह रही थी कि कानून पुख्ता बने हुए हैं, पर मैंने बात अभी पूरी ये नहीं करी थी कि कहीं पर कानून लचर नहीं है, उसमें कहीं पर कमी नहीं है, पर वो जो सही तरीके से जो आपने जैसे कहा कि जुवेनाइल कानून जो है वो तो जब कुछ हादसा हो जाता है तब उसके बारे में पता चलता है कि जे एक्ट है वो लग गया उसके अंदर, और जो अक्यूज जो व्यक्ति होता है अगर उसकी उम्र जो है 18 साल से कम होती है तो वो जुवेनाइल जस्टिस कानून के तहत उसकी जो है वो ट्रायल होगी, इंडियन पीनल कोड के तहत नहीं होगी। मुझे लगता है कि जैसे मैंने अभी डॉक्टर निशा को भी सुना कि इसमें ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है जिसको ग्राउंड लेवल के ऊपर टैकल करनी पड़ेगी। कानून और साथ साथ क्या चीज सही और क्या चीज जो गलत है उसके बारे में जो अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर, यानी कि और सबसे पहले ग्राउंड लेवल होती है जमीनी स्तर के ऊपर, जब अपने घर से शुरुआत होती है, तो जब तक अपने घर से शुरुआत ना हो, जैसे स्कूल में हमने सुना था मुहावरा कि रियल एजुकेशन बिगिंस एट होम, तो जब तक स्कूल से माता पिता ही अपने बच्चों को उसके बारे में एक शर्म नहीं महसूस करेंगे, हिचक नहीं करेंगे, उसको ऐसा नहीं सोचेंगे कि सेक्स एक ऐसा टैबू सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमको बात ही नहीं करनी है। अक्सर ये होता है कि स्पेशली रेखा जी, आपका ऑडियो म्यूट है। तो उस चीजों को फेस करें कि भाई जो बच्चा है वो जवानी की तरफ भी जब बढ़ेगा, प्यूबर्टी की एज आएगी, एडोलेसेंस एज आएगी, तो उसके शरीर के अंदर जो चेंजेस होंगे उसके साथ साथ उसको विकसित होना भी जरूरी है। सिर्फ जो स्कूल की पढ़ाई है उससे काम नहीं चलेगा, मानसिक तौर पर भी विकसित जरूरी है, मानसिक तौर पर विकास उसका जरूरी है, और उसके लिए परिवार में घर से शुरुआत हो, माँ बाप भी अपनी तरफ से कोशिश करें, इतना शर्मसार फील करें उसके अंदर, और स्कूल्स भी जो है इस तरफ बढ़े। और जो एक बायोलॉजी के अंदर बायोलॉजी के अंदर जो आप बात करते हैं, तो जो सब्जेक्ट है उसके अंदर सेक्स एजुकेशन भी कहीं ना कहीं पर आए, जहां पर बच्चे जो है वो छिपके कोई गलत काम ना करें कि ये काम गलत है या ये इसको, उनको मार्गदर्शन नहीं होता, उनको डायरेक्शन नहीं होती, और उनको लगता है कि हमको इसको काम को इसके बारे में बात करना गलत है, इसके बारे में सोचना गलत है, और इस तरीके से जो गलत हादसे जो हो जाते हैं। हाँ, एक बार रुचिका जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि तमाम जो स्कूल्स हैं वहां पर सेक्स एजुकेशन दी जाती है, लेकिन अब रेखा जी का पॉइंट बहुत सही है कि आपको किस एज में देनी है। अभी तक हो सकता है कि आप लोग एक टारगेट 8th 9th क्लास में इस तरह के से बच्चों को एजुकेट करते हो, क्या अब वक्त आ गया है कि उससे भी पहले जूनियर क्लासेस में भी बच्चों को इस तरह से बताना चाहिए, सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को एटलीस्ट बताया जाए? बिल्कुल, हमने तो ये बहुत समय पहले से ही शुरुआत कर दी है, क्योंकि हमने खुद ऐसे कुछ
चीजें पढ़ी है, देखी अभी, तो ये कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जो हम टीवी पे अब करना शुरू कर दिया। अगर आप देखिए तो पहले ये चर्चा भी नहीं करी जाती थी, ना ये चीजें वायरल की जाती थी। अब जब वायरल होना शुरू हुआ, पर हम लोग तो स्कूलों से बच्चों के आपस में देखेंगे, आप कहीं देखेंगे कि हम तो कितने पेरेंट्स की ऐसी काउंसलिंग करते हैं कि आपका किस तरीके से अपना हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, क्या वो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इवन बिलो क्लास 5th बच्चों के दिमाग में वो इंप्रेशन आता है कहाँ पे, जहाँ पे माता पिता के साथ ही बच्चे सो रहे हैं, और वहां पर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो अनदेखी देखी चीजें, आप भी समझ सकते हैं, वो अपने मन में बिठा लेते हैं। तो वो ये नहीं है कि 7th 8th या 9th क्लासेस से उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी है। जैसे हम कह रहे हैं कि जनरेशन चेंज गैप है, तो उतनी जितनी फास्ट जनरेशन है, तो उसी हिसाब से क्लासेस 2nd 3rd 4th में भी आप देखेंगे कि वो जो रिलेशन, आप ये देखिए जो ये टच रिलेशन है, वो ही पहले किसी को समझ नहीं आता था व्हाट इज अ गुड टच एंड अ बैड टच। तो अब जहां पर हमने वहां पे बिल्कुल डाउन लेवल की क्लासेस ग्रेड 1 2nd से ही हमने ये चीजें स्टार्ट करी है, तो बच्चों से हर चीज का डिस्कशन स्कूल में किया जाता है। और हम बार बार अपने पेरेंट्स से भी यही प्रार्थना करते हैं कि आप एक लेवल, एक डिस्टेंस, आपको वो जो एक बाउंड्री है वो घर से भी शुरू करनी है कि आपका क्या रिलेशन है। ये नहीं कि अगर एक मदर या फादर का आपस में कोई रिलेशन है, दैट शुड बी वेरी ओपन टू द चिल्ड्रन, बिकॉज वो रात को सोते हुए देखते हुए क्या चीजें देख रहे हैं, क्या हो रहा है, वो उनके दिमाग में छप जाता है। वो अपने माँ बाप से शायद बरखा जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अपराध उस बच्चे ने कर दिया, उसको नहीं पता कि वो क्या करने जा रहा है, लेकिन उसके बाद जब उस पर जुवेनाइल एक्ट लगता है तब उसको समझ में आता है कि आखिर हुआ क्या। लेकिन उसके बाद जब उसको जुवेनाइल होम में लिया जाता है, कितने सेफ यहाँ पर है, क्या वाकई सही रास्ते पर बच्चों को लेकर जाते हैं? आप तो सोशल एक्टिविस्ट है, ऐसे तमाम बच्चों से आप हर दिन रूबरू होती होंगी, बातचीत करती होंगी, आपने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे। क्या हमारे समाज में जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अगर वो उस जुवेनाइल को अपने पास रख रहे हैं, कोई अपराध करके आया है, तो क्या उसको सही रास्ते पर ले जाया जाता है? क्योंकि ऐसे केसेस वहां से भी बहुत सारे आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, इसका जो मैं बोलूँ कि मेन जो कारण है वो है एजुकेशन। आप सेक्स एजुकेशन की बात करिए, मैं तो नॉर्मल एजुकेशन भी अगर मुहैया कराए जाए सही तरीके से, स्कूलों में, घर में भी अगर बच्चे को सही गलत की बात करी जाए, बच्चों के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड किया जाता। बच्चे सारे सोशल मीडिया पे बैठे हैं, वो वहीं पे जो देख रहे हैं उसी में क्यूरियोसिटी गेन करके वही चीजों को वो करना चाहते हैं, वो उसको एक्सपेरिमेंट करके, और उसके बाद वो जो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक वीडियो अपलोड करने की जो होड़ लगी हुई है, जिसपे उन्हें लगता है कि अच्छा क्या पता इस वीडियो में से मुझे कितना लोग मुझे पहचान जाएंगे। एक ये चाहत है कुछ नया करने की, उसमें इनको ये बिल्कुल भूल चुके हैं कि ये क्राइम है, ये किसी की जिंदगी तबाह कर देगा। हमारे 2 मिनट के शौक के लिए या मजे के लिए किसी की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। एजुकेशन अगर राइट होगी तो ये हम पथभ्रष्ट नहीं होंगे। और इसमें सिर्फ स्कूल नहीं, सरकार, मैंने कई बार ये लेटर्स लिखे हैं सरकार को कि सरकार को, गैर सरकारी संस्थाओं को, स्कूलों को, सबको साथ आकर के अवेयरनेस कैंपेन शुरू करने चाहिए, जहां बच्चों के मानसिक स्तर को, मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में ये करिए, गांव देहात में जो बड़े बड़े एनजीओज अपने आप को बताते हैं, उनको काम, ये सारे काम आगे आकर के क्योंकि करने चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे देश की धरोहर है, वही हमारे देश की पहचान है, वही देश को आगे लेके जाएंगे। तो जब बच्चे पढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसकी निचले लेवल पे जाकर के इसको समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है और इससे कैसे हमें निजात मिले। लेकिन आप समझ सकते हैं इंटरनेट पे आज फोन इजिली अवेलेबल है, और वो आप ये मत सोचिए आपको इजिली अवेलेबल हो, वो 2-4 साल के बच्चे को भी उतना ही अवेलेबल है जितना कि आपको अवेलेबल है। अब पेरेंट्स को ये पता ही नहीं है कि उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, उसका बच्चा क्या देख रहा है फोन में, फोन पकड़ा के मैं इसी पर बिल्कुल इसी पर हाँ रेखा जी, इस पर एक आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा निशा जी एक रिएक्शन आपका मैं ले लूं। रेखा जी, आपसे सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोली कि जैसे फोन इजीली अवेलेबल है, तो क्या उस पर भी सख्त कानून की जरूरत है? लेकिन उससे पहले डॉक्टर निशा आपका ऑडियो म्यूट है। हेलो जी, अब जी अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाह रही थी कि इस उम्र के बच्चों में सेक्सुअल अट्रैक्शन दूसरे बच्चों के, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं उनके मन में
आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर इश्यूज होते हैं, क्योंकि ये वो टाइम होता है जैसा कि पुबर्टी में चेंजेस आते हैं, तो सेक्सुअल अट्रैक्शन बच्चों को लेकर आपस में होना भी एक नॉर्मल चीज है। अगर इंडिया में सेक्स जैसे टॉपिक पर डिस्कशंस की जाए ओपनली, तो मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के साथ सेक्सुअल टॉपिक्स पर डिस्कशन नहीं करते, तो बच्चों के बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं उन चेंजेस के बारे में वो अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करते, अपनी टीचर से डिस्कस नहीं करते। अगर ऐसा आसान हो जाए कि ऐसी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, वो ओपनली डिस्कशंस कर सकते हैं घरों में और अपनी टीचर्स से या अपने आसपास के उन लोगों से, चाहे वो क्लास टीचर हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो या काउंसलर हो, तो मुझे लग रहा है इन अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और उन्हें ये बताया जाए बहुत नॉर्मल है अगर इस उम्र के एज में आपको सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा है, बस उसे हैंडल कैसे करना है उसका तरीका सीखने की जरूरत है। तो हम अगर ये बोले कि किसी के मन में ऐसी भावनाएं आ रही हैं और वो गलत है और उसे दबा दिया जाए, गलत नहीं होगा। रुचिका जी, स्कूल और टीचर्स कितना कंफर्ट देते हैं इस मामले में, इस पर रिएक्शन चाहूंगी, लेकिन उससे पहले क्या सख्त कानून की जरूरत है रेखा जी? क्योंकि देखिए बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह पर, आजकल तो ओटीटी है, आप ऑन कीजिए, भले ही वहां पर अलग से किड सेक्शन बना हुआ है, लेकिन माँ बाप की एब्सेंस में क्या वाकई बच्चे किड सेक्शन में जाकर ही कुछ देख रहे हैं या फिर वो किसी और सेक्शन में देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हमारे जो देश है, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आपको ये एक स्वतंत्रता मिली हुई कि अपने जीवन को जैसे चलाना चाहे जी सकते हैं, आपको जो देखना आप देख सकते हैं, कोई भी चीज का प्रतिबंध नहीं है, परंतु हर जो सरकार को भी इसके अंदर आगे बढ़ेगा, चाहे कितना भी लोग इसका ऑपोजिशन करें, बहुत विरोध कई बार हो चुका है। जो जितने भी हमारे देश के अंदर ये वेबसाइट्स जो ऑपरेट करती हैं, खासकर जो पोर्नोग्राफी की जो करती हैं, देश में भी करती हैं और बहुत ज्यादा विदेश से भी करती हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की खासकर जो जिस तरह की देश के अंदर हमारे जो बहुत इजीली अवेलेबल है, इस तरह की चीजें हम अपने मोबाइल के ऊपर 1 सेकंड के अंदर देख सकते हैं। इसके ऊपर सरकार को थोड़ी कड़ी जो कानून है वो पास करने पड़ेंगे, इसके ऊपर कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो जरूर है कि आप अपना जो मर्जी देखें, अपने घर के अंदर आपको कोई रोक नहीं रहा फलाना वगैरह कि आप अपने टीवी पे क्या देखें, अपने मोबाइल पे क्या देखें, आप जो मर्जी फिल्म बनाएं, जो मर्जी उसको वीडियो बना के आप अपने मोबाइल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, जो मर्जी चाहे आप डाउनलोड कर सकते हैं, परंतु हर अधिकार के पीछे एक जिम्मेदारी होती है और सरकार को इसके अंदर एक कड़ा स्टेप उठाना पड़ेगा। कई बार इसके अंदर बातचीत भी हुई है जिसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके व्यूज भी लिए जाते हैं। जो कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इसके अंदर ऑपोजिशन करते हैं कि नहीं जी, ये करने से हमारा व्यापार रुकेगा, ठीक व्यापार करिए। बिल्कुल रेखा जी, चर्चा जारी रखेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी, राइट्स तो हम समझ लेते हैं, लेकिन जब ड्यूटीज की बात आती तो शायद हम उन ड्यूटीज को भूल जाते हैं। रुचिका जी, एक बार आपके पास आना चाहूंगी। बहुत अच्छी बात यहाँ पर डॉक्टर निशा ने उठाई थी कि बच्चे के अंदर जो चेंजेस आते हैं, देखिए मैं यहाँ पर ना तो पेरेंट्स और ना ही टीचर किसी पर नहीं जाऊंगी, जिम्मेदारी क्योंकि दोनों की बनती है। कितना कंफर्ट जोन टीचर्स की तरफ से बच्चों को दिया जाता है कि अगर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, देखिए ये बात हम समझते हैं कि पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा रहता है, टीचर पे भी ये प्रेशर है कि आपको आज के आज ये कोर्स पूरा कंप्लीट कराना है, लेकिन वो जो 1-to-1 कनेक्ट जिसकी बहुत ज्यादा आज की तारीख में जरूरत है, खासतौर पर वो एडोलेसेंट बच्चों के लिए, वो कितना इंपॉर्टेंट है आपकी नजर में? 100% बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज ही से नहीं, हम हमेशा से इसी बात पे ध्यान देते हैं। जब तक कि हमारा एक 1-to-1 जो आप कनेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर टीचर अपने बच्चों के नाम क्लासों के नहीं जानती, कई जगह पे मेरे को ऐसे कई जगह पे सुनना आता है जहाँ टीचर बच्चों के सबके नाम नहीं जानती, तो वो 1-to-1 कनेक्शन की बात तो बहुत दूर की रह जाती है। बट हम लोग ये अपनी इन चर्चाओं में जो बात कर रहे हैं वो कुछ स्कूलों की बात है, बट आप अगर अदरवाइज देखें तो दिल्ली, मुंबई और जैसे हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पर ये बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर वही बात है, जहां अपने हमारे गांव के स्कूल आते हैं जहाँ पे टीचर पहुंचता ही नहीं है, या अगर हम बात करें कि वहां पे भी पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बाइफरकेट कर देते हैं कि यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों में ऐसा होता होगा, गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। हर जगह पे, हर जगह ये हमारी अपनी जिम्मेवारी, एक इंसान जो एक अपना ह्यूमन बीइंग जो टीचर बना है, वो उसकी एजुकेशन ही नहीं, उसने बच्चे को बनाना है, उसने एजुकेशन देना या सब्जेक्ट को कंप्लीट करना, सिलेबस को कंप्लीट करना नहीं। और आजकल जो हमारे सब्जेक्ट है वो सारे बिल्कुल इंटर रिलेटेड है।
उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि अगर हम बायो पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, और अगर हम उसकी वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करते हुए, यही तो है सब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जो हम सीसीएस पहले से चलाते आ रहे हैं और जो हमारा एजुकेशन करिकुलम है, उसमें सब चीजों को बिल्कुल एक साथ जोड़ के ही देखा जाता है, पढ़ाया जाता है। ये नहीं है कि अगर इंग्लिश में कोई एक लेसन या हिंदी में कोई एक लेसन का डिस्कशन हो रहा है तो वो हटके होगा, वो उसी दुनिया से रिलेटेड करी जाती है स्टोरीज, आपके उठने बैठने, बाहर के वातावरण में। अब आप परीक्षा का चर्चा हुआ है कल, तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। अब ये जो घटनाएं घटी है, इन घटनाओं के बारे में भी डिस्कशन किया जाता है, और बहुत एक अलग तरीके से जिस एज के बच्चे को जिस तरीके से जो चीज समझ आती है, उसी एज को ध्यान रखते ही हमारे करिकुलम सेट करे गए हैं और उसी तरीके से पढ़ाए जाते हैं, बिल्कुल, ताकि हमें कहीं भी दिक्कत ना हो। बरखा जी, देखिए, एक अच्छी बात रुचिका जी ने कही है कि वो उस हिसाब से करिकुलम सेट करते हैं। आजकल अगर हम सिटीज के स्कूलों की या फिर हम छोटे शहर या बड़े शहर के स्कूलों की, या मैं कहूं कि ओवरऑल अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर सीसीटीवी मैंडेटरी हो गया है। यानी आपको पता चलता है अगर कोई टीचर क्लास में नहीं है, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या वो कॉरिडोर में है, क्या वो ग्राउंड में है, क्या वो कैंटीन में है, ये नजर रखी जाती है और ये स्कूल में जो टीचर्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जहां पर सीसीटीवी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में तो बहुत सारे ऐसे स्कूल भी है जहां पर छत भी नहीं है। वहां पर सबसे ज्यादा बुरा हाल है जहां पर टीचर भी समय से नहीं पहुंचता। वहां पर सबसे बड़ी बात सोचने वाली है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह की बातचीत उनमें हो रही है, किस लेवल पर बच्चे बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में हो या दूसरे प्राइवेट स्कूल्स हो, देखिए प्राइवेट स्कूल में वो अच्छी मोटी खासी जो तनख्वाह ले रहे होते हैं तो थोड़ा सा उनका सुपरविजन ज्यादा होता है, लेकिन सरकारी स्कूलों का तो मैंने खुद जाकर के देखा हुआ है कि बहुत बुरा हाल है। टीचर्स नदारत हैं, उनका अता पता कोई नहीं है। अब जब टीचर ही एब्सेंट है तो बच्चे का नाम तो छोड़िए, उसे पता ही नहीं बच्चे आए भी हैं कि नहीं है, अटेंडेंस भी बच्चे खुद ही लगा रहे हैं। इतनी बड़ी शर्मनाक घटना तो मैं आपको एक और बताऊं, जहां पे कि टीचर से जब पूछा गया कि आज कितने बच्चे आए हैं, उसको कुछ पता नहीं था, उसने एक रैंडम सा नंबर कोट कर दिया 40, जबकि 4 बच्चे भी नहीं आए थे और नौकरियां भी नहीं जाती इनकी, इनको कोई खतरा नहीं होता क्योंकि सरकारी नौकर है, इनको निकाला जाता नहीं है, कोई एक्शन होता नहीं है। अभी हाल में ही एक घटना आपको बताती हूँ, दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली का स्कूल है, ये लास्ट वीक की ही घटना है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। बच्चे को इतना मारा गया है, इतना मारा गया है, 11 साल के बच्चे को इतना थ्रैश किया कि वो मर गया। तो ये आम बातें हो गई हैं और इनके ऊपर लिपापोती करी जाती है, इनको छुपाया जाता है। कई बार ये बोल दिया जाता है ये कूलर से करंट लग गया है, कहीं कुछ बोल दिया जाता है, कहीं कुछ बोल दिया जाता है कि ये बच्चा जो है ये इसको दौरे पड़ते थे। अब ये देखिए, ये जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ये किसके बच्चे होते हैं? जो हमारे घर में मेड्स काम कर रही है, दिहाड़ी वाले हैं, तो ये बेचारे इतनी मतलब अपने आप को कितना परेशान है जिंदगी में। एक ब्रेड अर्नर है, वो रोज सुबह काम करेंगे तभी जाके शाम को उनके घर का चूल्हा जलेगा। अब 24 घंटे हमारे लिए बोलना बहुत आसान है कि बच्चों पे ध्यान नहीं देते अभिभावक। अरे अब पेरेंट्स क्या करेंगे? वो पेरेंट्स तो अपना खाना ही जुटाए जा रहे हैं, तो वो 24 घंटे बच्चे की निगरानी के लिए थोड़ा ना बैठे हैं। उन्होंने सरकारी स्कूल में भेजा क्यों है? सरकार ये सारी योजनाएं गरीबों के लिए तो बनाती है ना। बिल्कुल। वहां अगर उनका बेटा या बेटी सुरक्षित नहीं है, वहां वो मैडम होंगी या सर होंगे, तब तो पता चलेगा ना कि बच्चे कर क्या रहे हैं। वहां अगर मान लीजिए कि 2 बच्चों के, मैं तो कह रही हूँ आजकल तो अफेयर 11-12 साल के बच्चों के भी हो रहे हैं, तो अगर अफेयर चला करके बच्चे भी कल को वहां पे प्रेग्नेंट भी हो जाएं लड़कियां, तभी भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी भी बस ये एक केस होगा जिसको हम और आप डिस्कस करेंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मूलतः कारण तो रेखा जी, यहाँ बिल्कुल बरखा जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। मैं लौटती हूँ। रेखा जी, ये बहुत चिंता वाली बात है। कानून तमाम बन गए हैं, एजुकेशन पॉलिसीज में सारे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम बच्चों को कितना समझ रहे हैं या बच्चों को कितना समझा रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या उनको बना रहे हैं या नहीं बना रहे। इसमें समाज के, हम वही बात जहां से हम शुरू हुए थे कि समाज के हर तबके के एक एक व्यक्ति की ये जिम्मेदारी बनती है। आपने बिल्कुल सही कहा और बाकी पैनलिस्ट की भी बातों को सुनने के बाद डॉक्टर निशा, मैं आती हूँ बस रेखा जी के बाद। मैं यही कह सकती हूँ कि इसके अंदर एक कलेक्टिव जिम्मेदारी जो होगी वो हम सबको लेनी पड़ेगी हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे देश को आगे हमारा नाम रोशन करेंगे, फ्यूचर सिटीजन जो हमारी जो देश को चलाने वाले हैं। ना इसके अंदर हम पेरेंट्स को ब्लेम कर सकते हैं, ना टीचर्स को, ना जमाने को।
ये सबको साथ साथ चलना पड़ेगा, जिससे कहते हैं कि समय बदलता जा रहा है। अब तो जो एक माइनर की जो एज है उसके अंदर कानून की अगर बात करें तो कई बार जिसको हम माइनर्स कहते हैं, यानी माइनर वो व्यक्ति है जो 18 साल से कम है, परंतु इस तरह के सीरियस ऑफेंसेस करने लग गए हैं कुछ बच्चे, जो सिर्फ इस बात को कह के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उनको ट्राई करना पड़ता है क्योंकि वो 18 के कम है। पर अगर उनकी आप बायोलॉजिकल एज को अगर मैप करते हैं तो वो और जो होते हैं वो 17 और 18 के बीच के अंदर होते हैं या 16 की उम्र के होते हैं, जहां पर वो हर तरीके से परिपक्व हो चुके थे, शरीर से भी और दिमाग से भी। तो ऐसे बच्चों के लिए बार बार बात आती है कि नहीं, आप इनको जुवेनाइल एक्ट के तहत मत माइनर की तरह मत ट्रीट करिए, इसको मेजर की तरह ट्रीट करिए। तो अगर मेजर की तरह ट्रीट करेंगे तो आखिर वो जो बच्चा है वो, अगर उसको इंडियन पीनल कोड के तहत उस केस की ट्रायल होती है और उसको सजा वही मिलती है जो एक बड़े व्यक्ति को मिलनी चाहिए, तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सारे के हम लोग सब जिम्मेदार हैं, क्योंकि आखिर में हो सकता है कि उस बच्चे ने वो जो क्राइम किया, जो आखिर में एक अपराध है, पर उस बच्चे को मालूम ही नहीं था कि मैंने अपराध किया है। तो इसको सबको साथ साथ इसके अंदर एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कहीं पर समय तो बदल रहा है, मतलब जब इंटरनेट का जमाना आ गया, इलेक्ट्रॉनिक एज आ गई, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि भाई मेड इन इंडिया वाली जो बात जो आगे चल रही है, उसको देखते हुए हर, जैसे कहते हैं ना, रिक्शा चलाने वाला जो गरीब व्यक्ति होता है उसके हाथ में भी एक मोबाइल फोन होता है। बच्चों के ऊपर कहीं तो कहीं आप कंट्रोल करिए। आप अपने बच्चों को प्यार देते समय आप अपनी तरफ से सिर्फ वस्तुएं दे के आप उसका मन नहीं जीत सकते हैं। आजकल बहुत आसान हो गया है। गरीब लोग तो वैसे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, और अमीर व्यक्ति जो है वो शायद अपनी दुनिया में इतने मसरूफ है। बिल्कुल रेखा जी, आपने सही बात कही, क्योंकि वो जुवेनाइल वाला किस्सा देखिए निर्भया के समय भी आया था कि उसको किस तरीके से, आपको याद ही होगा क्योंकि उस केस में भी ये सवाल उठे थे कि जुवेनाइल जो था कि उसको जुवेनाइल एक्ट के अंदर ही उसका ट्रायल होना चाहिए या नहीं, क्योंकि सही कहा आपने कि बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वो तो उतना परिपक्व हो चुका है। डॉक्टर निशा, देखिए, मैं अभी एक रिसर्च पेपर पढ़ रही थी जब सब लोग हम डिस्कस कर रहे थे इस बारे में। इस रिसर्च पेपर में ये केरला में एक स्टडी की गई थी जिसमें उन्होंने पाया 36% ऑफ बॉयज और 35% ऑफ गर्ल्स हैड एक्सपीरियंस सेक्सुअल अब्यूज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। जो मैं मॉलेस्टेशन की बात करती हूँ, ये स्टडी 2015 में हुई थी जिसको मैं कोट कर रही हूँ। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टडी कंडक्ट की थी 17,220 बच्चों और अडोलसेंट पर, जिसमें बताया गया कि मोस्टली एवरी सेकेंड चाइल्ड ऑफ आवर कंट्री इज फेसिंग वन और अनदर इंसिडेंट ऑफ मॉलेस्टेशन। अगर आप मुझसे भी पूछेंगे मेरे 22 साल के करियर में, तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जिसमें हर दूसरे केस में किसी लड़की या लड़के के साथ गलत हरकत करने की कोशिश उनके बचपन में की गई है या उनके टीन एज में की गई है। हम इन टॉपिक्स के बारे में बात नहीं करते हैं, और कितनी रिपोर्ट्स पुलिस के पास आती है, क्योंकि पेनिट्रेशन सिर्फ 15% केसेस में होता है। पेनिट्रेशन सिर्फ 15% केसेस में होता है। जो 85% केसेस है उसमें मॉलेस्टेशन और अब्यूज होता है, फॉन्डलिंग होती है, पर उन चीजों को रिपोर्ट नहीं किया जाता और उन टॉपिक्स पर बात नहीं की जाती। ये मैं रिसर्च की बात कर रही हूँ। सो मेरा बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उन टॉपिक्स को तो दबा दिया जाता है, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, क्योंकि एक तरीके से सामाजिक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। कहते हैं कि आप इसके बारे में चर्चा ही नहीं कीजिए, भूल जाइए। लेकिन वही बात है डॉक्टर निशा कि इसी चीज का कितना दिमाग पर असर पड़ता है। आप चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, उसके माइंड पर कितना ज्यादा असर इसका होता है। पूरी जिंदगी। बिल्कुल सही वर्षा जी। डॉक्टर निशा, देखिए, ये जो मैं स्टडी की भी बात कर रही थी उसमें भी उन्होंने कहा था 52.94% were boys and 47.6% were girls. Highest sexual abuse was reported in Assam, 57%, followed by Delhi, 41%, Andhra Pradesh, 33.87%, and Bihar, 33.37%. मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि अगर हम समाज का हर एक इंसान, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो माँ बाप हो या टीचर्स हो, अगर स्कूल्स में प्रिंसिपल हो, काउंसलर्स हो, हर एक इंसान इस बात की जिम्मेदारी ले तो सेक्सुअल टॉपिक्स पर डिस्कशन करे और उन टॉपिक्स पर, उन भावनाओं के मन पर आने पर बच्चों को डांटा ना जाए, उन टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन की जाए। क्योंकि मुझे याद है केस डिस्कस किया था जिसमें एक 45 years old मेल डिस्क्लोज ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन
he was being abused at the age of 12 years. 12 साल की उम्र में उसके साथ अब्यूज हुआ और उस अब्यूज को जानने के लिए वो मैगजीन्स में से पढ़ रहा था और इसके लिए उसके पिताजी ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा, ये सोचकर कि मेरा बच्चा गलत हरकत कर रहा है। जबकि 45 साल की उम्र में ये डिस्क्लोज हुआ कि उस उम्र के उस दौरान में उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ था, जिसका असर आज तक उसकी मैरिड लाइफ पर पड़ रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे इंसिडेंट चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। एक बार रुचिका जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप एजुकेशनिस्ट, आपने कहा कि बच्चों को आप हर तरह की एजुकेशन देते हैं, लेकिन डॉक्टर निशा की बात को ही अगर मैं आगे बढ़ाऊं, देखिए हम और आप आज इसीलिए इस मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि गुड न्यूज टुडे के माध्यम से हम एक अवेयरनेस लोगों के बीच में ला सके कि किस तरीके से बच्चों को और पेरेंट्स को भी बहुत जरूरी है और शिक्षकों को भी जरूरी है कि बच्चों को एजुकेट करें और उनको सही रास्ते पर ले जाएं। लेकिन आप एज ए एजुकेशनिस्ट, आप ठीक है, आपके पास बच्चे आते हैं, आप बच्चों को एजुकेट करते हैं, काउंसलिंग होती है, और आपने इस बात का भी बहुत अच्छे से जवाब दिया कि किस तरीके से 1-to-1 कनेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है और टीचर्स की कोशिश ये रहती है कि पढ़ाई और करिकुलम फिनिश कराने से के साथ साथ बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी करे। लेकिन डॉक्टर निशा की बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, क्या आपको ऐसा लगता है, क्या ये जरूरत महसूस हो रही है आज की डेट में कि स्कूल्स पेरेंट्स को भी बुलाएं और उनके साथ भी चर्चा करें कि किस तरीके से स्कूल एक सेक्स एजुकेशन को लेकर बच्चों को टीच कर रहा है और उसमें अभिभावकों का रोल क्या होना चाहिए और उनकी भूमिका कैसी होनी चाहिए? बहुत 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 ही मैं कहूंगी आपका ये शानदार जो सोच है ये हमें जरूर आगे लेके जानी चाहिए और हम लोग ये कर भी रहे हैं। और पर ये बहुत, जैसे आप बता रहे हैं ना कि विस्तार में हर स्कूल में हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन जहां पे हमें लगता है कि कुछ केसेस में, जैसे मैंने आपको बताया, हमें लगता है कि यहाँ पे कहीं पे कुछ पेरेंट्स की डिस्टर्बेंस है, कहीं पे आपस में पेरेंट्स में कहीं तालमेल नहीं बैठ रहा है या कोई ऐसी दिक्कत है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ रिलेशंस सही नहीं चल रहे हैं, तो वहां पर भी बच्चे के जो साइकोलॉजिकल ब्रेन होता है तो वो उससे हटने के लिए कहीं पे पेरेंट्स मारते हैं बच्चों को या कहीं डांट रहे हैं, कहीं भी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होकर बच्चा दूसरी ऐसी चीज में जाना चाहेगा जहां पे वो सेटिस्फाइड फील करे। एक वो जो सिंड्रोम फीलिंग होती है, एक जहां पे उसका एक उसको अच्छा लगे, सेटिस्फाइड फील करे, वो कहीं ना कहीं गलत दिशा भी हो सकती है और कई बार वो सही दिशा भी हो सकती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर वक्त खेल कूद और कोई ना कोई एक को करिकुलर एक्टिविटी के साथ अगर बच्चा जुड़ा रहता है तो वहां पे उसका वो थकान, मानसिक जो भी उसके शरीर में जो चीजें दिमाग में आ रही हैं, जो उसके सोच चल रही है, वो पढ़ाई से हटके और बाकी सारी चीजों से हटकर भी उस तरफ जाता है और वो अपना समय सही दिशा में लगाता है। और बिल्कुल हम अपने पेरेंट्स को भी बुला के ये देनी चाहिए गाइडेंस, और 1-to-1 इंटरेक्शन जहां पेरेंट्स के हमें किसी भी बच्चे में प्रॉब्लम लगती है वो तो हम आए दिन करते हैं अगर हमें कहीं पे भी लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है। बट हाँ, अगर हम उसको एक लार्ज स्केल पे एक प्रॉपरली उसको पेरेंट्स तक पहुंचाएं और पेरेंट्स को भी बताएं कि वही बात है, आपको समय देना है रोज के आपके 5-10 मिनट आपके बच्चे की पूरी डे टू डे। अब ये तो हो नहीं सकता कि जो ये इंसिडेंट हुआ कि बच्चे के पास एक चाकू आना, तो वहां पे आप खुद सोच सकते हैं चाकू आना एक बहुत छोटी चीज नहीं है। कभी उसने उस चीज को घर में भी ऐसे ऐसे करते हुए ट्राई किया होगा या किसी बच्चे पे या किसी वक्त उसने ऐसी सोच करी होगी जहां पे पेरेंट्स का एकदम अट्रैक्शन जाना चाहिए था कि मेरे बच्चे के पास ये चाकू को ये किस चीज में यूज करना चाह रहा है। ऐसी ही चीजें आपने देखी होंगी, कई बार बच्चे अपने पेरेंट्स की पिस्टल्स, कई लोगों की जैसे पुलिस में है या अदर डिपार्टमेंट्स में है जहाँ पे पिस्टल्स हैं, तो वो उसको यूज करने की कोशिश करे। तो वहीं पे हमारे एज अ पेरेंट ड्यूटी है कि इसका क्या सही यूजेज है, इसका क्या गलत यूज है। एक और चीज जो रुचिका जी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जो मेरे ख्याल से एज अ टीचर आपके लिए भी और जितने भी अभिभावक यहाँ पर सुन रहे हैं वो बिल्कुल अग्री करेंगे, आजकल ऑनलाइन क्लासेस का बहुत ज्यादा चलन है। और देखिए कई बार ऐसा है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, कई बार टीचर लेट आती है, लेकिन उस दौरान जो कन्वर्सेशन होता है अगर आप वो सुने, आप उस कन्वर्सेशन को सुन के समझ सकती हैं कि आपकी क्लास के किस बच्चे का, या फिर पेरेंट्स समझ सकते हैं कि क्लास के किस बच्चे की मेंटालिटी, कैसी सोच कहां जा रही है। बरखा जी, पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की क्या जरूरत है, क्या स्कूलों की तरफ से ये पहल होनी चाहिए? पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, अभी रिपोर्ट्स पढ़ी जा रही थी तो मैंने खुद विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री में रिपोर्ट्स भेजी हुई हैं जहां पे 56% ऑफ द बॉयज आर सेक्सुअली अब्यूज। 56%, आप सोचिए आंकड़े। लेकिन सिर्फ रिपोर्ट्स बनती हैं, रिपोर्ट्स जाती हैं, जमीन पे कोई भी कार्य इन पर नहीं किया जाता। आज इसी वजह से
ये दिन पर दिन ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देखिए मीडिया भी कितने केसेस को डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैं आपको जमीनी हकीकत बताऊं तो अभी पिछले हफ्ते ही मैंने आपको बताया कि दिल्ली के एक स्कूल में, दिल्ली की सिर्फ अगर बात करूं तो 2 बच्चे दिल्ली के स्कूल में आंकड़ों के हिसाब से तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया दिल्ली दूसरे नंबर पर है बरखा जी। जी वही तो मैं कह रही हूँ, कितने बच्चे मर रहे हैं, कितनों का सेक्सुअली अब्यूज हो रहा है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उलझे हुए हैं दूसरी बातों में, जबकि बच्चे जो हैं वही हमारे देश का फ्यूचर है। हमें ये बहुत सोचने की जरूरत है कि हम आखिर बच्चों का भविष्य तो सिक्योर कर लें, उन्हें पढ़ा लिखा लें, एक गुड सिटीजन तो बना लें, बाकी की बातें बाद में देखी जाएंगी। अब रहा आपका सवाल, दोबारा से पूछेंगे आप? मेरा सवाल यही था कि क्या पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की जरूरत है कि छोटे छोटे चेंजेस अगर बच्चे में आते हैं तो अगर स्कूल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हम उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उनसे बड़े प्यार से बात करें, जैसे डॉक्टर निशा ने कहा, तो क्या पेरेंट्स को भी एजुकेट करने की जरूरत है कि आप सुनिए रादर देन उनको डांट दीजिए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्या सवाल कर रहा है? देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो शुरू से हम सब कह रहे हैं, सभी एक सुर में बात कर रहे हैं कि सबकी कलेक्टिव, सरकार की, गैर सरकारी संस्थाओं की, स्कूल की, टीचरों की, पेरेंट्स की। लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ पर हमने जितने भी केसेस डिस्कस किए हैं बहुत कम होते हैं जो दूसरे स्कूलों के, ज्यादातर सरकारी स्कूलों के ये सारे केसेस होते हैं। अब आप लोग क्यों नहीं ग्राउंड रियलिटी पे क्यों नहीं बात करते कि क्या सरकारी स्कूल में जो दिहाड़ी कमाने वाला है बेचारा थक टूट के आया, वो बच्चे की क्या चीज नोटिस। बरखा जी यही चिंता का विषय है। देखिए वक्त की कमी, एक लास्ट कमेंट मैं रेखा जी से लेना चाहूंगी, वक्त की कमी, हालांकि आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। रेखा जी एक आखिरी कमेंट। मैं इसके अंदर यही कहूंगी कि हम लोग सब एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, किसी को दोषी नहीं ठहराएं और अपने अपने अंदर झांक के देखें कि हमारे से कहां पर कमी रह गई है और हम कैसे समाज के अंदर योगदान कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।